प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार एशिया में साम्राज्यवाद हुआ। आज हम इस वीडियो में अफ्रीका के अंदर किस प्रकार नव साम्राज्यवाद स्थापित किया गया, इसकी चर्चा करेंगे। अफ्रीका को पहले अंध महाद्वीप कहा जाता था। उसका कारण ये था कि अफ्रीका के किनारों किनारों से होते हुए जो जहाज भारत की ओर या एशिया के और देशों की ओर जाते थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन यदि कोई जहाज रुक कर और उसका कोई व्यक्ति यदि अफ्रीका के अंदरूनी भाग में चला जाता था, तो वो वापस नहीं लौट पाता था। इसीलिए अफ्रीका के अंदरूनी भाग में क्या है, किसी को नहीं पता था, और वो अंध महाद्वीप के नाम से फेमस था, प्रसिद्ध था। 1870 ईस्वी तक हम देखते हैं कि अफ्रीका के मात्र 10% क्षेत्र पर यूरोपियंस का साम्राज्यवाद था, क्योंकि अंदर तो वो जा ही नहीं पाते थे। लेकिन 1910 तक आते आते 90% अफ्रीका यूरोपीय शक्तियों के अधीन आ गया, जिसमें इंग्लैंड के पास 30% था, जिसमें जो दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, जो मिस्र है तथा उसके आसपास का जो इलाका है, वो सब इंग्लैंड के पास था। फ्रांस के पास 20% भाग था, जिसमें मोरक्को, सहारा डेजर्ट जो जगह है वहां पर। इसके अतिरिक्त जो अफ्रीका है वो जर्मनी, बेल्जियम, इन सब ने ले रखा था। अफ्रीका का जो अंदरूनी भाग था, वो जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता था, उसे खोजा गया धर्म प्रचारकों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्कॉटलैंड के रहने वाले जो पादरी थे, डेविड लिविंगस्टोन। इन्होंने 1841 में अफ्रीका की यात्रा की और विक्टोरिया झील के बारे में, न्यासा झील के बारे में और जो अफ्रीका के आंतरिक क्षेत्र हैं उनकी खोजें की, लेकिन ये अफ्रीका में ही खो गए, ये वापस नहीं आए। लेकिन ये सूचनाएं जो थी न्यासा झील आदि की के अंदर ये भाग है, उसकी सूचनाएं इन्होंने हेनरी स्टैनले तक पहुंचा दी। हेनरी स्टैनले जो हैं, उन्होंने 1871 के अंदर अफ्रीका का भ्रमण किया और इन्होंने कांगो नदी क्षेत्र की खोज की और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट। और यूरोपियंस ने उन पुस्तक के माध्यम से ये जाना कि अफ्रीका के अंदरूनी भाग में वास्तव में क्या है। बेल्जियम का जो शासक था लियोपोल्ड, इसने हेनरी स्टैनली के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जो थी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एक्सप्लोर एंड सिविलाइजेशन ऑफ अफ्रीका। और उसके बाद लियोपोल्ड ने सबसे पहले जो कॉन्गो बेसिन है अफ्रीका का, उसमें अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये लियोपोल्ड कहाँ का शासक था? बेल्जियम का। तो बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वारा सबसे पहले कॉन्गो बेसिन में साम्राज्य स्थापित किया गया। इस अफ्रीका के विभाजन की, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे और भी यूरोपियंस आ गए, तो इस अफ्रीका के विभाजन की क्या विशेषता थी? वो ये कि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का बहुत ही तेजी के साथ बंटवारा कर लिया और वो भी बिना कोई युद्ध लड़े। इसका साम्राज्य विस्तार का आरंभ किसने किया था? बेल्जियम ने। लेकिन शीघ्र ही जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, वो सब इस होड़ में लग गए कि कैसे हम अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं उनको हस्तगत करें। और जब सारे यूरोपियन देश वहां पहुंचने लगे, तो इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा होती थी, उसको देखते हुए 1884 में बर्लिन के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, इसलिए ताकि अफ्रीका के अंदर उसके जो क्षेत्र हैं उनका विभाजन, उनका बंटवारा किस प्रकार करना है, ये ऑन द टेबल टेबल के ऊपर बैठकर ही इस बात को तय कर लिया जाए, ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो। बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई 1884 में, जिसमें 13 तो यूरोपीय देश थे
तथा अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया। यानी टोटल मिला के हो गए 14 देशों के द्वारा बर्लिन कांग्रेस में भाग लिया गया। इस कांग्रेस में यानी ये जो मीटिंग थी, जो आयोजन था, उसमें बर्लिन एक्ट पारित किया गया, जिसमें कांगो बेसिन क्षेत्र, जिसे लियोपोल्ड ने सर्वप्रथम हस्तगत कर लिया था, उस पे शासन का अधिकार तो अभी भी बेल्जियम के लियोपोल्ड के पास ही रहा, लेकिन अन्य देशों को वहां पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ये मान लिया गया कि भाई ये इनका ही प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन व्यापार इसमें बाकी सारे देश भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक यूरोपीय देश को अफ्रीका के क्षेत्रों पर अधिकार करने की छूट दी गई, लेकिन ये कहा गया कि भाई जैसे ही आप किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, तो आपको उस क्षेत्र पर अधिकार करने का जो प्रमाण है कि भाई हम सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे हैं, वो जो प्रूफ है वो आपको बाकी देशों को दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने प्रामाणिक दावा पेश कर दिया, तो सभी देश आपका अधिकार उस क्षेत्र पर मान लेंगे। यानी अफ्रीका में इन्हें लड़ाई नहीं करनी थी, केवल किसी क्षेत्र विशेष को ढूंढ लेना था और उस पे सबसे पहले पहुंचने का जो प्रमाण है वो प्रस्तुत कर देना था। जैसे ही आपने प्रस्तुत किया, वैसे ये मान लिया जाएगा कि ये आपका प्रभाव क्षेत्र है। अब आपने किसी क्षेत्र पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, यानी प्रभाव स्थापित कर लिया, तो उस क्षेत्र का जो भी प्रशासन है या उस क्षेत्र की जो भी सुरक्षा है, इसका दायित्व अधिकार करने वाले देश का होगा। वो देखेगा कि वहां का प्रशासन सही तरीके से चले, सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से चले, ये दायित्व लेना पड़ेगा उसे, और बदले में उसका राजनीतिक अधिकार उस पर मान लिया जाएगा। व्यापार का अधिकार सारे देशों का रहेगा। और अपने प्रभाव क्षेत्र से किसी देश ने यदि अफ्रीका के किसी क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित कर लिया है, तो वहां से दासों के निर्यात की पाबंदी लगाई गई। ऐसा नहीं है कि वहां से दास जो हैं, जो हबशी हैं, उनको कहीं और भेज दिया जाएगा, उनका निर्यात कर दिया जाएगा। व्यापार तो कर सकेंगे उस क्षेत्र से, लेकिन दास वहां से बाहर नहीं भेजे जाएंगे। ये जो बर्लिन कांग्रेस हुई, उसके कारण यूरोपीय देशों ने बिना किसी युद्ध के बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही शांति के साथ अफ्रीका का विभाजन कर लिया और अपना साम्राज्य विस्तार भी कर लिया। यानी हम यूं कह सकते हैं कि बर्लिन कांग्रेस में सफेद कागज पर लकीरें खींचकर, यानी अफ्रीका के नक्शे के ऊपर केवल लकीरें खींचकर, बिना युद्ध के यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का बंटवारा कर लिया। अब बात करते हैं हम कि ये जो नव साम्राज्यवाद किया गया उपनिवेशों पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव, यानी इसके नेगेटिव प्रभाव क्या रहे। सबसे पहला तो ये था कि जो उपनिवेश हैं, उनका बहुत ही शोषण हुआ और बहुत ही उत्पीड़न उनका किया गया। ये अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता से भी वंचित रहे। जो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी थे, उनको भी यहाँ से भगाया गया, इनको हटाया गया, क्योंकि वहां पे अपने कारखाने लगाने थे यूरोपीय देशों को, या कच्चा माल के लिए अपने खेत बनवाने थे, तो मूल निवासियों को भी अपनी मूल जगहों से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त इन उपनिवेशों की सांस्कृतिक रूप से भी हानि हुई। जिन रीति रिवाजों का, परंपराओं का, वेशभूषा का, भाषा का ये सब लोग पालन कर रहे थे, उसकी जगह इन पाश्चात्य देशों ने अपनी संस्कृति को इनके ऊपर थोपना आरंभ किया। तो इनकी जो सांस्कृतिक प्रगति थी या जो इनकी सांस्कृतिक विरासत थी, उसकी बड़ी ही हानि हुई। साथ ही साथ धर्म और जाति के नाम पर भी लोगों को बांटा गया। भारत इसका उदाहरण है, जहां फूट डालो राज करो की जो नीति है, उसका पालन इंग्लैंड के द्वारा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उपनिवेशों पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने जो अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया था, उससे बुराइयां ही बुराइयां थी उसके अंदर। उससे कुछ अच्छी बातें भी उपनिवेश के लोगों को सीखने को मिली थी। सबसे पहली चीज तो कि उपनिवेशों में पुनर्जागरण के जो आदर्श थे,
उसका प्रसार हुआ। जो नवीन वैज्ञानिक चिंतन है, तर्क है, इन सब का प्रचार प्रसार उपनिवेशों के अंदर भी हुआ। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा संचार के क्षेत्र में, जैसे डाक है, तार है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त कृषि और उद्योग में विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के तहत आप पढ़ चुके हैं किस प्रकार कृषि में नवीन आविष्कार आए थे, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है, बहुत सारी मशीनें बनाई गई थी, उद्योगों में विकास हुआ। तथा जो कल कारखाने खुले इनमें उपनिवेशों के अंदर, उनको खुलने से नया पूंजीपति वर्ग का भी जन्म हुआ। और वो जो पूंजीपति वर्ग था, वो इन पाश्चात्य देशों को अपने देश से बाहर करने की जो मांग है, वो भी करने लगा। परतंत्रता से मुक्ति की मांग भी करने लगा। इसके अतिरिक्त उपनिवेशों में लोकतंत्र की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, मानव को मूल्यवान समझने की बात यानी मानववाद की बात, राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति है, इन सब प्रवृत्तियों का विकास भी हम देखते हैं यूरोपियन राष्ट्रों के कारण इन उपनिवेशों में आरंभ हुआ। तो ये तो था कि उपनिवेश पर इस साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो साम्राज्यवादी देश थे, उन पर इस साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, उसमें हम देखते हैं कि इन देशों की आर्थिक समृद्धि तीव्र गति से बढ़ने लगी, क्योंकि एक तो कच्चा माल बहुतायत में प्राप्त हो रहा था, बहुत सस्ते में प्राप्त हो रहा था, और जो तैयार माल है उसके लिए बाजार भी आपको मिल रहा है। इससे औद्योगिक क्रांति में भी तीव्रता आई, क्योंकि जब मिलने लगेगा कच्चा माल और बिकने भी लगेगा, तो नेचुरली और ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा आविष्कार, और अच्छी मशीनें, इस सब का शुरुआत हो जाएगी इसकी। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक श्रेष्ठता सिद्ध हुई। पता चल गया भाई कि जो एशिया है, अफ्रीका के जो देश हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल कोरे हैं, उन्हें नहीं आता, न वो कूटनीतिक हैं, डिप्लोमेटिक भी नहीं है, और कितनी आसानी से उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है, ये सब चीजें साबित हो गई। और एक और जो सकारात्मक प्रभाव हुआ वो ये था कि यूरोप का जो ईसाई धर्म है, जो वहां की सभ्यता है, उसका प्रचार प्रसार अफ्रीका के अंदर हो गया। अब बात करते हैं हम नकारात्मक प्रभावों की, कि इन साम्राज्यवादी देशों के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हुए, जो नकारात्मक प्रभाव हुए, वो क्या थे। एक तो ये कि सारे विश्व को पता चल गया कि यूरोपीय देश कितने शोषक हैं और कितने उत्पीड़क हैं, उनकी छवि स्थापित हो गई। इसके अतिरिक्त ये जो साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को हस्तगत करना है, अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाना है, इस प्रतिस्पर्धा ने युद्धों को जन्म दिया। और हम देखते हैं कि विशेषतः इंग्लैंड और जर्मनी, इन दोनों के बीच में तो बहुत ही जबरदस्त प्रतिद्वंदिता हो गई, क्योंकि तुर्की के ऊपर आधिपत्य करने के लिए दोनों ही संघर्ष करने लगे। और इस कारण जो यूरोप था, वो दो गुटों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं दो विश्व युद्ध होते हैं, जिनमें बहुत जान माल की हानि हुई। तो ये था विद्यार्थियों, एशिया और अफ्रीका में यूरोपियन शक्तियों के द्वारा नव साम्राज्यवाद, जिसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन हमने किया है।